नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी पटवारी परीक्षा 2026 के लिए जीके का पार्ट 10 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 10 का जो पहला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड? तो अगर बात करें विश्व व्यापार संगठन की, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एग्जैक्टली विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से ये भी बहुत बार पूछता है कि जो WTO है, इससे पहले इसका नाम क्या था? तो WTO का पुराना नाम था गेट। ठीक है, और गेट की कई बार फुल फॉर्म भी पूछी गई है। तो गेट की फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जो है वो किसका पूरा नाम है? तो ये पूरा नाम है आपका गेट का। फिर साथियों, क्वेश्चन पूछता है आपसे जो आपका गेट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो गेट की जो स्थापना है वो 1948 में होती है। ऐसे क्वेश्चन आपके एसपी पटवारी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। अगर बात करें विश्व व्यापार संगठन की, लेकिन उससे पहले अगर आप भी एसपी पटवारी की तैयारी कर रहे हो, आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखते हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। आप घर बैठे लाइव प्लस रिकॉर्डेड का मतलब है कि जो क्लास लाइव होगी उसको रिकॉर्डेड भी आराम से देख सकते हैं। हमारा बैच आज इंट्रोडक्शन क्लास के साथ शुरू हो चुका है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच को परचेज़ कर सकते हैं और हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। साथियों, बात करें आपका विश्व व्यापार संगठन की, तो इसकी स्थापना जो है वो जब हुई थी, तो इसमें वर्तमान में कुल देश कितने, क्वेश्चन ये भी आता है। तो स्थापना 1995 में हुई थी, लेकिन वर्तमान में जिसमें देश है वो आपके 164 देश है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भाई जो विश्व व्यापार संगठन है इसमें कुल 164 देश है, लेकिन इसका 164वां देश कौन सा बना है? तो इसका 64वां देश अफगानिस्तान बना है। और अफगानिस्तान जो है वो WTO का 164वां देश जो बना है वो कब बना है? तो ये जो आपका बना है वो बना है 2016 में। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका विश्व व्यापार संगठन है इसके मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था कि जो WTO है, विश्व व्यापार संगठन है, इसके प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख जो है वो आपकी नोगोजी ओकोंजो है। तो याद रखना है नोगोजी, याद रखना है नोगोजी ओकोंजो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोगोजी ओकोंजो इवोल, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नोगोजी ओकोंजो इवोल। ये क्या है? ये आपके प्रमुख है। किसके प्रमुख है? आपके WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हैं। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? देखिए, बात करें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की, सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है इंडिया का वो है आपका भारत रत्न। अच्छा, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत रत्न है इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 को भारत के उस समय राष्ट्रपति होते थे राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा की गई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जो है वो भारत रत्न कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो सबसे पहले भारत रत्न 3 व्यक्तियों को मिला। तो वो कब मिला था? 1954 में मिला। 3 व्यक्ति कौन कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, आपके सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, और आपके चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो 3 व्यक्ति थे, CV रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जिनको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि भारत रत्न को भारत में कब एक बार बंद कर दिया गया? तो भारत रत्न को जनता पार्टी के द्वारा 1977 में बंद कर दिया गया। फिर इसको पुनः कब लागू किया? तो 1977 में लागू किया गया था। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, या पहली महिला कौन है जिनको भारत रत्न मिला था? तो भारत की जो पहली महिला है वो आपकी इंदिरा गांधी है। भारत की एकमात्र महिला और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है जिसको क्या मिला था, जिनको क्या मिला था? आपका भारत रत्न मिला था। और इंदिरा गांधी को जो भारत रत्न मिला है वो 1971 में। और याद रखना है, इसके अलावा भारत रत्न आपका मदर टेरेसा को भी मिल सका। अब आप बोलेंगे मदर टेरेसा को कब मिला? तो मदर टेरेसा को 1980 में क्या मिलता है? भारत रत्न पुरस्कार मिलता है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखना है।
अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार ये पूछ लिया था कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी कौन थे। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी थे खान अब्दुल गफ़ार खान। अच्छा, खान अब्दुल गफ़ार खान को कब मिला, तो इनको मिला था 1987 में। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से, इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। फिर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म विभूषण, फिर आपका तीसरा सबसे बड़ा है पद्म भूषण, और चौथा सबसे बड़ा है पद्म श्री। तो ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे बड़ा है आपका भारत रत्न, फिर आपका पद्म विभूषण, फिर आपका पद्म भूषण, और चौथा सबसे बड़ा है आपका पद्म श्री। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे साथियों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची शामिल है। तो वो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है, तो इसमें 22 भाषाएं हैं। इस बात को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से साथीगण याद रखना है। अच्छा, भारतीय संविधान में आपकी 22 भाषाएं हैं, इस बात को तो आपने डिटेल से याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि जब भारत का संविधान बना तो उस समय भारत के संविधान में कितनी भाषाएं थी। तो भारत के संविधान जब बना तो उस समय भारत के संविधान में 22 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में अब 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 हो चुकी है। तो कितनी बढ़ गई है, तो वो अब 8 बढ़ गई है। अच्छा, 8 कैसे कैसे बढ़ी सर। तो सीधा सीधा क्वेश्चन परीक्षाओं में आता है कि भारतीय संविधान की 15वीं भाषा कौन सी बनी। तो भारतीय भाषाओं में जो भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 15वीं भाषा शामिल की गई उसका नाम था सिंधी। कौन सा नाम था, सिंधी। तो सिंधी जो है वो भारतीय संविधान में शामिल होने वाली 15वीं भाषा है, और इसको जो जोड़ा गया था वो आपका जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन। कौन सा, 1967। तो 1967 में हुआ था आपका 21th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो भारतीय संविधान में जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी के तहत भारतीय संविधान में 15वीं भाषा को जोड़ा जाता है। इसके बाद 3 भाषाएं भारतीय संविधान में जोड़ी जाती है, जो कि 71th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, 93 के तहत जोड़ी जाती है। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि 71वां संविधान संशोधन 1992 और 1993 के तहत तो 3 भाषाएं जो है वो भारतीय संविधान में जोड़ी जाती है 8वीं अनुसूची में, जिसका नाम है नेपाली, नमक। ट्रिक याद रखेंगे, नमक से बोलेंगे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो याद रखना है नमक भाषाएं 71th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 और 93 के तहत जोड़ी जाती है। इस बात को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो नमक का मतलब है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसी प्रकार साथियों 4 भाषाएं और जोड़ी जाती है, जो जोड़ी जाती है 92वां संविधान संशोधन 2003, और ये भाषा थी BDMS। क्या नाम था इन भाषा का, BDMS। BDMS का मतलब है बोडो, डोगरी, मैथिली व संताली। क्या बोलेंगे, बोडो, डोगरी, मैथिली व संताली। ये 4 भाषाएं भारतीय संविधान में 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी जाती है। आपको याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, और भाषाएं जो है वो 22 है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, सबसे मुख्य भाषाएं जो पेपर में जो ऑप्शन में आती है, भोजपुरी और अंग्रेजी, ये दोनों ही भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में नहीं आती है। ठीक है, तो मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में ये भाषाएं शामिल नहीं है। एक भोजपुरी है और एक कौन सी है, एक आपकी अंग्रेजी है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में। अच्छा, जब भारत का संविधान बना था तो भारत में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो उस समय भारत में 8 ही अनुसूचियाँ थी। अच्छा, 8 से 12 हुई तो मतलब कि 4 बढ़ गई थी। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन कब हुआ था, तो पहला संविधान संशोधन 1951। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में जो हुआ था, इसी के तहत 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। इसमें कुछ जो 9वीं अनुसूची है, इसमें कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर न्यायालय में भी जिसको चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब कि जैसे भूमि अधिग्रहण बिल, जैसे कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची में क्या है। तो अगर बात करें 10वीं अनुसूची की, तो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है 10th शेड्यूल है, वहाँ पर आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको बोला जाता है दल बदल, कि आप ऐसे किसी पार्टी को नहीं छोड़ सकते। तो दल बदल किस अनुसूची में है, तो मेरे साथी, मेरे भाई बहन, 10वीं अनुसूची में क्या है, बोलेंगे आपका दल बदल है। और दल बदल को जो भारतीय संविधान में जोड़ा गया वो 52वां संविधान संशोधन 1985। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि 11वीं अनुसूची में क्या है, तो 11वीं अनुसूची में आपकी पंचायतें हैं। ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और अगर बात करें 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है।
पंचायतों के बारे में तो हम और दोबारा भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, 10वीं में दल बदल है, 11वीं अनुसूची में पंचायतें हैं और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है। ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में कब हिस्सा लिया? तो भाई भारत के द्वारा सर्वप्रथम जो है वो 1900 में जो ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया जाता है। और भारत की तरफ से ओलंपिक में पहले खिलाड़ी कौन थे? तो वो थे नॉर्मन प्रिचार्ड। भाई नॉर्मन प्रिचार्ड की सर बात करें तो ये जो व्यक्ति था साथियों, ये जो व्यक्ति था नॉर्मन प्रिचार्ड, ये एंग्लो इंडियन था, मतलब कि ये आधा भारतीय और आधा विदेशी। ठीक है, मतलब इसकी एक कोई भारतीय होंगे और पिता क्या हो सकते हैं आपके, विदेशी हो सकता है। तो भैया आपका क्वेश्चन एक तो पूछा जाता है कि नॉर्मन प्रिचार्ड तो पहले प्रथम खिलाड़ी थे जिन्होंने क्या किया था, आपका ओलंपिक में भाग लिया था। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी, तो उनका नाम था मैरी लीला राव। तो मेरी लीला राव, ये नाम आपको पटवारी की परीक्षा में देखने को मिल सकता है कि मेरी लीला राव कौन है। तो मेरे भाई बहन, मेरी लीला राव आपकी कौन है, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है। उसी प्रकार आपको डिटेल से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपका पूछा जाता है कि ओलंपिक जो खेल है वो कितने वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं। तो ओलंपिक खेल जो है वो लगभग 4 वर्षों के अंतराल के बाद इनको आयोजित किया जाता है, इसका आयोजन होता है। सर्वप्रथम जो ओलंपिक खेल का जो आयोजन हुआ था, जो ओलंपिक भी 2 प्रकार के, एक प्राचीन ओलंपिक था। तो प्राचीन ओलंपिक शहर का उद्घाटन 776 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, जो कि यूनान के ओलंपिया शहर से खेले गए थे। लेकिन जो आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत है वो कब हुई है? तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत जो है वो कब हुई है? तो वो हुई थी हमारे कब, 1896 ईस्वी में। तो 1896 में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी और साथ ही आपके प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 ईस्वी में हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आएगा, बहुत आसान है, कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है IOC, इसकी स्थापना कब हुई? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो स्थापना है वो 1894 ईस्वी में हुई थी। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आया। तो ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई थी, और जो कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद होंगे। और ओलंपिक जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसकी स्थापना हुई थी 1894 में। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसका जो मुख्यालय है, ये पूछा जाएगा भाई साहब, पेपर में कंपटीशन होने वाला है। तो कहाँ पे? लुसाने, स्विट्जरलैंड। तो लुसाने, स्विट्जरलैंड आपको जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नाम परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था कि भारतीय ओलंपिक परिषद, इंडियन ओलंपिक काउंसिल की स्थापना कब हुई? तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में हुई थी, ठीक है। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जे टाटा, ठीक है। तो जे टाटा कौन थे? तो जे टाटा आपके, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को सभी साथीगण बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले पंचायती राज किस राज्य में शुरू हुआ? इन विच स्टेट वाज पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस? तो भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत होती है वो आपकी राजस्थान से होती है। अब आप बोलेंगे कि राजस्थान से सर कब हुई? ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत होती है वो आपकी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से होती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। कब हुई थी साथियों? तो एग्जैक्ट बताना चाहूँ तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आपकी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। ये जो पंचायती राज व्यवस्था है वो वर्तमान में किस समिति की सिफारिश पे काम कर रहा है? तो बलवंत राय मेहता समिति। अब आप बोलेंगे कि जो बलवंत राय मेहता समिति है सर, वो कितने उसकी बात करता है? तो अगर बात करें बलवंत राय मेहता समिति की, तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की बात करता है कि पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली होनी चाहिए। अब कैसे कैसे साथियों? तो आपको बताना चाहता हूँ, आपका बलवंत राय मेहता समिति जो है वो 3 स्तरीय है। आपकी कैसी है? जिला परिषद है, आपका ब्लॉक स्तर है, आपका पंचायत स्तर है। तो ये सारी 3 स्तरों पे बलवंत राय मेहता समिति बात करता है। अब आप बोलेंगे कि जो बलवंत राय मेहता समिति है उसकी स्थापना कब हुई? तो बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में होती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। भाई पंचायती राज को द्विस्तरीय जो बताया था, द्विस्तरीय प्रणाली में जो बताया था वो बताया था अशोक मेहता समिति। अब अशोक मेहता समिति की जो स्थापना हुई है वो 1977 में हुई है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है।
एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जीवी के राव समिति किससे संबंधित है, तो जीवी के राव समिति की स्थापना 1985 में हुई। ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एल एम सिंघवी समिति किससे संबंधित है, तो ये 1986 की है और ये संबंधित है किससे, तो ये आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से डिटेल से मेरे भाई बहन याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायती राज की बात भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है, तो भाग 9 पंचायतों की बात करता है भारतीय संविधान का। फिर एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 और 1993। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 और 1993 के तहत पंचायती राज को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। पंचायतों में जो है वो कुल विषय कितने हैं, तो पंचायतों में कुल 29 विषय है। ये बात आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से। फिर क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को आपका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है। देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो इनका रियल नाम है आपका धनपत राय श्रीवास्तव। तो धनपत राय श्रीवास्तव मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। ये बात में ये प्रेमचंद नाम से जो है वो प्रसिद्ध हुए थे। अगर बात करें इनकी रचनाओं की, तो इनकी रचनाओं में आपका इनके कुछ उपन्यास है, रचनाएं उपन्यास जैसे गोदान है, गब्बन है, निर्मला है। तो गोदान, गब्बन और निर्मला वो किसकी रचना है, तो वो आपके मुंशी प्रेमचंद की है। और इनका जो आपका रियल नेम है वो धनपत राय है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सरकारी नौकरी करते समय उन्होंने जो है वो नवाब रॉय नाम से लिखना शुरू किया था, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेकिन बाद में क्या किया था, इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रख दिया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, मुंशी दया नारायण निगम के सुझाव पर जो इन्होंने अपना नाम क्या है, ये प्रेमचंद नाम लिया, ठीक है। और बाद में उनकी क्या बन गई, ये पहचान बन गई। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो गोदान, गब्बन, निर्मला और आपका सेवा सदन, ये सारी की सारी जो है वो किसकी है, इनकी ही वो है। इसके अलावा आपने सुना होगा करम भूमि, रंगभूमि, ये भी किसकी है, तो करम भूमि है, रंगभूमि है, ये भी आपकी किसकी है, आपकी मुंशी प्रेमचंद की है। इनकी कुछ कहानियाँ हैं। पूस की रात बहुत बार पूछी गई, पूस की रात, पूस तो सुना है ना, पूस। तो करम भूमि, रंगभूमि, पूस की रात, कफन, कफन भी पूछा गया है ना, कफन भी आपकी मुंशी प्रेमचंद की है। पंच परमेश्वर भी इन्हीं की है। बूढ़ी काकी है, नमक का दरोगा है, बड़े घर की बेटी है। तो ये सारी की सारी किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की है साथियों। यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप भी एसपी पटवारी परीक्षा की तैयारी बहुत दिल जान से कर रहे हो, आप भी चाहते हो कि हम इस परीक्षा को क्लियर करें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं भाई इस नंबर पे 7876145409। बहुत बड़ा यहाँ पे कोई टास्क नहीं है आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन। ये आपके लिए 499 रुपये में 5 टीचर पढ़ा रहे हैं। आज एक क्लास हुई थी जो मैंने आप इंट्रोडक्शन क्लास आज आपको पढ़ाई है, और बहुत सारे बच्चे आज ज्वाइन हुए थे, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से हमारी क्लासेस चल रही है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे। एक रेखा है जीएमटी जो कि समय का निर्धारण करती है। तो जीएमटी रेखा की बात करूँ, ये आपके 0 डिग्री देशांतर में है। ये जो है वो 5.5 घंटे आगे है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। ये 5.5 घंटे कैसे आगे है, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री देशांतर का मतलब होता है 4 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री देशांतर का मतलब होता है 4 मिनट होता है। तो जितना भी जो भी देश पूरब में होगा, 0 डिग्री से मान लो जितने पूरब में होगा, तो उसको आपको 4 से गुना करना है। मान लो कोई देश, ये है जीएमटी लाइन 0 पे, कोई देश 15 डिग्री पे है, तो आपने कुछ नहीं करना है, 15 को 4 से गुना करेंगे, 15 चौको 60 मिनट, तो वो उस देश का समय 1 घंटा आगे होगा, ठीक है। तो भारत कितने डिग्री पे, तो भारत का टाइम जोन जो है वो 82.5, भारत की जो समय रेखा है वो 82.5 डिग्री में। तो 82.5 को जब भी आप 4 से गुना करोगे तो आएगा आपका 330 मिनट। और 330 मिनट का जो मतलब होता है, आप देख लो एक बार गुना करके भी, 82.5 को क्या आने वाला है आपका 82.5 गुना में 4, तो ये आएगा आपका कितना, 330 मिनट। और उसके बाद आपको साथियों याद रखना है कि 330 मिनट का मतलब क्या होता है, 5.5 घंटे। फिर एक क्वेश्चन आता है, भारत की जो समय रेखा है, इंडियन जो आईएसटी लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, ये है तो कितने डिग्री में, 82.5 डिग्री में। तो ये भाई आपको याद रखना है, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है।
सर वो 5 राज्य कौन से? तो ट्रिक है यूपी, 36 आम खा गया उड़ीसा में। अब खा गया से कुछ नहीं है, लेकिन उड़ीसा से ज़रूर है। तो याद रखना, यूपी 36 आम खा गया उड़ीसा में। यूपी से उत्तर प्रदेश, 36 से छत्तीसगढ़, आ से आंध्र प्रदेश, मौ से मध्य प्रदेश और उड़ीसा से उड़ीसा। तो यूपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये वो राज्य है जहाँ से भारत की मानक समय रेखा जाती है। ट्रिक का नाम है यूपी 36 आम खा गया उड़ीसा में। भाई आपको हर दिन मैं पढ़ा रहा हूँ, और अब बहुत जल्दी साइंस की भी सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि साइंस भी बहुत भारी यहाँ पे दिया हुआ है। तो साइंस भी शुरू करेंगे धीरे धीरे, और एक एक करके इसी तरह पढ़ते रहेंगे। बाकी सभी साथियों को वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट बॉक्स में ना जरूर लिखिए। जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव, राधे राधे, हर हर महादेव।